हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं RBSC द्वारा जारी पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक है, जिसमें हमने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। पहला अध्याय जिसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना, दूसरा अध्याय जिसमें हमने सौर परिवार के बारे में जाना और तीसरा अध्याय है जिसमें हमने अंतरिक्ष खोज के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 प्रश्न आपसे पूछे थे, उनके जवाब हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हमने पूछा था प्रश्न कि सही विकल्प को चुनिए। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका सही जवाब था 1975। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला स्थित है, तो इसका सही जवाब था जयपुर। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 4 ग्लोब। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों के उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नज़र आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह इसकी आकृति को भू-आभ या पृथ्व्याकार कहते हैं। हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। भूमध्यवर्ती व्यास जो है वो है 12,756.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर, यानी कि भूमध्यवर्ती व्यास अधिक है। तो देखिए, ये जो है अंतरिक्ष से ली गई एक तस्वीर है। देखिए, पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है। तो पृथ्वी जो है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से तो चपटी है, थोड़ी सी दबी हुई है, और यहाँ से बाहर की ओर उभरी हुई है। तो ये वाला भाग जो पूर्व से पश्चिम वाला भाग है, ये थोड़ा अधिक चौड़ाई में है। तो इसका जो व्यास है वो कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। और ये वाला जो पार्ट है उत्तर से दक्षिण वाला, ये थोड़ा दबा हुआ है, तो सकड़ा जाता है। तो इसका जो व्यास है वो है, ध्रुवीय व्यास बोलते हैं इसको, तो 12,714 किलोमीटर, यानी कि भूमध्यवर्ती व्यास से जो ध्रुवीय व्यास है वो 43 किलोमीटर कम है। देखो, परिधि और व्यास क्या होता है ये भी जान लेते हैं हम। जैसे ये दिया हुआ है एक गोला, गोला में ये केंद्र दिया हुआ है, तो वृत्त का केंद्र है। तो इस गोले को ऐसे पूरी दोनों परिधि को, ये जो चारों ओर है इसको परिधि बोलते हैं। जैसे ये पूरी एक परिधि बना दी है, बीच में एक केंद्र है। तो इस परिधि को पूरी तरह से दोनों छोर को छूने से ये व्यास का निर्माण होता है, और ध्रुव केंद्र से इस तरह से एक तरफ परिधि को छूने से अर्धव्यास का निर्माण होता है। तो देखिए, अब पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि लगभग जो है 40,075 किलोमीटर है, और ध्रुवीय परिधि जो है लगभग 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी के इस भू-आभीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री जी रेचहर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश, कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में,
के एक टापू पर भेजा। कहाँ पर भेजा? फ्रेंच गुयाना प्रदेश के एक टापू पर भेजा। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहाँ पहुँचने पर रिचर्ड ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचर्ड इसके कारण को तो नहीं जान सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था, फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए वहाँ गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे। इसी वजह से वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर्ड के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने के कारण का तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई है और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारक, जैसे केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, और अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए हैं, तो तथा ध्रुवों पर ये चपटी है। हमने पहले भी देखा है कि ये ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए। वो किस वजह से हैं? तो देखिए, क्या आप जानते हैं जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। इस बहिर्गामी बल को केंद्रापसारक बल कहते हैं। देखो, इस तरह से ये चित्र में भी दिखाया गया है, केंद्राभिसारी बल और केंद्राभिमुखी बल। तो अगर हम कोई बॉल लेकर के चारों तरफ घुमाएंगे तो वो बॉल हमसे दूर जाने का प्रयास करेगी। तो ये तो हो गया केंद्राभिसारक बल। लेकिन केंद्राभिमुखी बल क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको बांधे रखती है, खींचे रखती है, तो वो है केंद्राभिमुखी बल। तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा अगर हम उसको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे। तो बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान यानी कि वजन, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जितनी तेजी से घूम रही हो, केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्रापसारक बल भी उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। केंद्राभिमुखी बल इसके बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि वो उल्टा जोर करता है। देखो, ग्लोब क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इस तरह की होती है ग्लोब, आपने देखे हो तो एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा और आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। पृथ्वी का अक्ष और कक्ष क्या होता है? पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष देखो, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नज़र आती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये देखिए ग्लोब का चित्र है। तो
इस तरह से ग्लोब जो है ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ये 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर जो है ये इसका परिक्रमण जो कक्ष है, यानी कि यहीं पर ये घूमती हैं, ये परिक्रमण कक्ष हैं। तो इस परिक्रमण कक्ष और इस उत्तरी ध्रुव के बीच में 66.5 डिग्री का कोण यह बनाती है। यानी क्योंकि ये अक्षीय झुकाव है, 23.5 डिग्री का इसका अक्षीय झुकाव है ना। तो देखिए, पश्चिम से यह पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। यानी कि घूर्णन करने का जो अक्ष है वो किस पर झुका हुआ है? परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ये देखो इसी तरह से। अब जानते हैं अक्षांश। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं ने कुछ लेटी हुई, कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की। जैसे इस तरह से ये लेटी हुई रेखाओं की, कुछ इस तरह से खड़ी रेखाओं की रचना की। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी यानी कि लेटी हुई, जो पूर्व से पश्चिम, इस तरह से पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, उसे तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पृथ्वी है। अब इसको जो ये आड़ी रेखा यानी कि किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। तो ये तो आधा हिस्सा हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ये जो बीच की जो रेखा है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में बांट रही है। तो इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, इस पर ये भूमध्य रेखा खींच दी। उत्तरी गोलार्ध में इसी तरह से हमने अक्षांश रेखाएं खींच दी। यहाँ से कोणीय स्थिति, ये यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु है, ये एक अक्षांश है, ये अक्षांश है क्योंकि इससे कोणीय दूरी पर है। इस तरह से ये सभी अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, ये इन सभी अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा होगी अक्षांश रेखा। तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध में यानी कि 90 डिग्री होता है, यानी कि हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है। तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो एक बिंदु के रूप में होता है, ये अक्षांश ये बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देखिए, जैसे ये ग्लोब है, तो
यहाँ पर ये जो सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा होगी वो भूमध्य रेखा होगी। फिर जैसे 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 उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाएंगे तो ये रेखाएं भी छोटी होती जाएगी और अंत में 90 डिग्री पर ये एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होगी। तो उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी अक्षांश है इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और दक्षिणी जो अक्षांश है जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। प्रमुख अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्तों के बारे में जान लेते हैं। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। देखिए ये ग्लोब है और ये हमने खींच दी भूमध्य रेखा। यहाँ पर मान लीजिए ये 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो इसके बीच का जो ये पूरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको तो बोला इन्होंने उष्णकटिबंधीय। ठीक है, फिर यहाँ से एक और आएगा, ये खींच दिया, मान लीजिए एक लाइन और खींच दी, तो इस लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा से और इसके बीच में ये जो लाइन है इसको आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। ये 66.5 डिग्री तक 66.5 डिग्री तक होता है। तो और इधर दक्षिण में जो है वो है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त जो है वो जो है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक वृत्त है। इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में 66.5 डिग्री, तो इसके मध्य का ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त यानी कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसा कि हमने जाना था अभी, ये एक ग्लोब का चित्र है। ये ग्लोब है, ग्लोब में हमने ये भूमध्य रेखा खींची, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और ये अंटार्कटिक वृत्त। तो ये जो वाला भाग है मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त और ये मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त, ये वाला है शीतोष्ण कटिबंध। फिर ये जो अंटार्कटिक वृत्त और इस तरह से अंटार्कटिक वृत्त और इसके बीच का जो भाग है ये वाला, ये शीत कटिबंध में आएगा। 90 डिग्री तक का भाग जो है शीत कटिबंध में आएगा। तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक तथा अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध हैं। इनकी जानकारी हम अगले अध्याय में विस्तृत रूप में प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए ये चित्र है, अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं। ये भूमध्य रेखा है, देखिए ये भूमध्य रेखा है। इसी तरह से ये 30 डिग्री रेखा खींची है और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये ग्लोब का चित्र है। तो देखिए, और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं इधर भी कि ये अक्षांश रेखाएं तो खींची हैं। साथ में ये ग्लोब का चित्र है इधर। तो ग्लोब के चित्र में देखिए आधे भाग पर अंधेरा दिखाया गया है, आधे भाग में उजाला दिखाया गया है। यानी कि सूर्य की जो प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी के हमेशा आधे भाग पर ही पड़ता है, आधा भाग हमेशा अंधेरे में रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये भूमध्य रेखा है, क्योंकि 23.5 डिग्री इसका झुकाव है, तो ये भूमध्य रेखा है। यानी कि भूमध्य रेखा पर ही देखो आधे पर अंधेरा है और आधे पर उजाला है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा
और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। तो इसी प्रकार से ये दक्षिणी मकर रेखा हो गई और ये दक्षिणी भाग में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा हो गई और दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस तरह से आप इसमें समझ सकते हैं। देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। देशांतर और देशांतर रेखा, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा, इस तरह की रेखा हमने पढ़ा था आड़ी रेखा को, वो तो थी अक्षांश रेखा। अब जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये इस तरह की खड़ी रेखा है, वो क्या कहलाती है? देशांतर। जिसे मध्य भाग में खींची जाती हैं उसे कहते हैं देशांतर रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देखिए, मान लीजिए ये एक ग्लोब का चित्र है। ग्लोब के चित्र में हमने ये अक्षांश रेखा खींची, इसके बीच में एक मध्याह्न रेखा खींच देते हैं, ये देशांतर रेखा। तो इसको मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से इस तरफ भी रेखाएं होंगी बहुत सारी और इस तरफ भी रेखाएं होंगी। तो ये पश्चिमी भाग में खींच रहे हैं हम अभी। तो ये वाला पार्ट जो है, इधर जो जितनी भी रेखाएं खींची हमने, ये सब पूर्वी देशांतर रेखा है और ये पश्चिमी देशांतर रेखा है। और ये जो 0 डिग्री है, हमने मध्याह्न रेखा खींची, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जिस प्रकार हमने समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को कहा था अक्षांश रेखा, उसी प्रकार से ये जो समान देशांतर हैं, इनको मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा जो है, इसको मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती हैं। इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 यानी कि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर होते हैं और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होते हैं। देखो, ये तो हो गई ग्रीनविच रेखा। इसके 180 डिग्री इधर होता है, यानी कि ये हम अभी पश्चिम में खींच रहे हैं, और 180 पूर्व देशांतर होते हैं। तो कुल पूरा ग्लोब कितने देशांतरों का हो गया? 360 देशांतर। ठीक है, अब चलते हैं स्थानीय एवं मानक समय। अब तक हम जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्य पहले उदय होता है। पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन को पूरा करती है, यानी कि एक अपने ही स्थान पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग क्या पूरे 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है अपने स्थान पर, वहीं पे एक लट्टू की तरह, जैसे लट्टू घूमता है वैसे एक घूम करके एक चक्कर पूरा कर लेती है। और हमने देखा कि एक चक्कर लगाती है तो कितने देशांतर पार कर जाती हैं? 360 डिग्री। 360 देशांतर होते हैं, तो 360 देशांतर पूरे उसके सामने से, सूर्य के सामने से होकर के गुजर जाते हैं। तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो इस प्रकार 360 में अगर हम 24 घंटे का भाग देंगे तो 15 डिग्री आ जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। देखो कैसे समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में,
और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो 60 में हम 15 डिग्री का भाग देंगे तो 4 मिनट। तो 1 बराबर 4, यानी कि 4। तो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं, जिसमें पहले ये किरण पूर्वी देशांतर पर और बाद में पश्चिम देशांतर पर पड़ती हैं। इस प्रकार किन्हीं 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। देखिए, ये हमने ग्लोब बनाया और यहाँ से हमने ये मध्याह्न रेखा खींची और इसी तरह से 180 डिग्री देशांतर इधर और 180 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर खींचे। जब सूर्य यहाँ पर है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और पृथ्वी जो है अपने स्थान पर ही घूम रही है, यहाँ पर भी घूम रही है, चक्कर लगा रही है, घूर्णन कर रही है अपने स्थान पर। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। पहले यहाँ पर चमक रहा है सूर्य, इस अक्षांश पर चमका, फिर यहाँ पर चमकेगा, यहाँ पर चमकेगा, यहाँ पर चमकेगा, यहाँ पर चमकेगा, यानी कि इस तरफ से चमकना स्टार्ट करेगा। ये जो भाग हैं गोल हैं, हम 3D में नहीं देख पाएंगे यहाँ पर, तो ऐसे समझ लीजिए कि ये हर एक देशांतर जो है सूर्य के सामने से होकर के गुजरेगा। यानी कि जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य की किरणें आएगी तो उसके बीच में 4 मिनट का अंतर रहेगा। अब जानते हैं स्थानीय समय। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर की सीध में होता है तो 12 बजे का समय माना जाता है। उस स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। आपने भी देखा होगा कि पेड़ सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ही लंबी छांव बनाते हैं। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा होगा। पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। अतः हम जब किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए, अगर हम मान लें 0 डिग्री देशांतर पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह 8 बजे हैं, तो इसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय 4 मिनट बढ़ जाएगा और इस प्रकार वहाँ पर 8:04 होंगे। और जबकि 1 डिग्री पश्चिम देशांतर की ओर जाते हैं तो स्थानीय समय में से 4 मिनट कम करके हम देखेंगे तो 7:56 वहाँ का टाइम होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से ये ग्लोब है और इसमें ये देशांतर रेखा है, तो इस तरफ से अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं या पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एक देशांतर पर 4 मिनट और जोड़ देंगे, फिर एक देशांतर पर और 4 मिनट, यानी कि प्रत्येक डिग्री के हिसाब से हम 4 मिनट प्लस करते जाएंगे। अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे, -4 और यहाँ पर +4। अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो +4 और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो -4 कर देंगे। आइए, प्रामाणिक समय क्या होता है? प्रामाणिक समय, स्टैंडर्ड टाइम। हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती हैं तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्याएं
आएगी, क्योंकि वहाँ से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। तो एक देशांतर में 4 डिग्री होता है, तो 5 में कितना होगा, 20 मिनट कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जैसलमेर जो है जयपुर से पश्चिम में पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपने प्रामाणिक समय निर्धारित किया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रामाणिक समय या मानक समय माना जाता है। हम मानक समय की गणना जो करते हैं वो ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है, क्योंकि यदि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है, तो इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ दिए जाते हैं। भारत के समय का पता लगाया जाता है 5.5 घंटे जोड़ करके। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए ये मानचित्र है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा छाप रखा है इन्होंने, तो देखिए ये ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से होकर के ये ग्रीनविच रेखा निकल रही है, डॉट डॉट वाली जो है ये ग्रीनविच रेखा है। अब यहाँ से हम इधर ये पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर जाएंगे तो ये रहा अपना भारत, ये 82.5 डिग्री है। तो यहाँ से जाएंगे तो 82.5 यानी 82.5 को मल्टीपल करेंगे 4 से, तो देखो कितना 5.5 घंटे हो गए, 6 पंज 30 और यानी कि 300 मिनट ये हो गए और 30 मिनट है, 330 मिनट, 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे, 5.5 घंटे प्लस हो जाएंगे। जब भी हम पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस करते जाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर पश्चिम की ओर जाएंगे, यहाँ से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए ये ग्रीनविच रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा दी हुई है डॉट डॉट में, है ना। यहाँ से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हम माइनस करते जाएंगे, प्रत्येक डिग्री के साथ 4 मिनट का माइनस करेंगे। उधर पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस करते हुए जाएंगे, हर डिग्री के 1 डिग्री के में 4 प्लस कर देंगे। और इसी प्रकार से ये दी हुई है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा जान लीजिए। ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री है। ये इधर वाला जो पार्ट है ये है पश्चिमी और उधर वाला जो पार्ट है वो पूर्वी है। जब इधर से इधर आएंगे यहाँ पर तो 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। आइए, यदि किसी देश का पूर्वी पश्चिमी विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिम और पूर्व समय में अंतराल बहुत अधिक होता है। जैसे रूस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है। तो हमारे देश का यानी कि भारत देश का जो मानक समय है वो कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जान लेते हैं। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर 1 दिन कम कर दिया जाता है। मान लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, ये पूर्व की ओर जा रहे हो, लेकिन
ये तो ग्रीनविच रेखा मान लीजिए, और यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से आप पूर्व से जा रहे हो तो पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाओगे तो इधर मान लीजिए संडे है, ये जब जहाँ पर मैं गोला कर रहा हूँ यहाँ पर है संडे, तो यहाँ पर क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो ये एक दिन कम कर दिया। यहाँ से इधर जाओगे, अब इधर मान लीजिए आपने इधर पार कर दिया, ये पार कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, तो एक दिन कम कर दिया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाए। मान लीजिए इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर रहे हो, ये पार कर लिया, तो यहाँ पर अगर आप संडे को चले थे तो यहाँ पर आप मंडे को पहुँचोगे। ठीक है, तो आज का लेसन यहाँ ही तक है, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी की गतियाँ और रहा हुआ जो पार्ट है बाकी बचा हुआ उसको पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।